तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन की जगह पे एंटी मस्करिन ड्रग अगर बाइंड कर जाएगी तो कैल्शियम रिलीज, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटीपीएच क्या होगा, एक्टिवेट होगा, नहीं होगा जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन है गैस्ट्रिक ल्यूमेन में जाएगा, नहीं जाएगा। वैसे ही जो गैस्ट्रीन है, यहाँ पे अगर गैस्ट्रीन जो निकल, इसमें जो मैग्नीशियम जो साल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक परगेटिव क्या होते हैं, ये वाटर को इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल को बाहर करते हैं, जिसकी वजह से इनको देने की वजह से माइल्ड डायरिया हो सकता है। तो इस पे ये देख रहे हैं कि एक तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड जो साल्ट्स हैं ये क्या करा रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन, और जो दूसरा है वो क्या करा रहा है, डायरिया करा रहा है। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये डायरिया है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। अगर कंबाइंड कर दिए तो ये दूसरे के एक हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिए फार्माकोलॉजी में, ये फार्माकोलॉजी का 3rd सेमेस्टर का सिलेबस है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3rd। ठीक है, यूनिट 3rd में क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं क्या, एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ठीक है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी एंटासिड्स और एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ये पूरा कंप्लीट हम लोग वन शॉट में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ड्रग्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो ये ड्रग्स हैं एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स, ठीक है, ये हम लोग किस में देते हैं, जनरली पेप्टिक अल्सर्स में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में देते हैं। और ये जो पेप्टिक अल्सर होता है, क्या होता है पेप्टिक अल्सर, देखिए जो स्टमक है, ठीक है, हमारा स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है, ठीक है, जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है, ठीक है, इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है, इनकी जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, इनर जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी हो गया। चलिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस किसका, और पेप्टिक अल्सर का। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें इसमें, एक तो डिफेंसिव फैक्टर है। ठीक है, डिफेंसिव फैक्टर क्या करता है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को या जो जीआईटी की म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा जो एग्रेसिव फैक्टर है, ठीक है, जो एग्रेसिव फैक्टर वो क्या करता है, इसको डैमेज करता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं डिफेंसिव फैक्टर। डिफेंसिव फैक्टर में जो सबसे पहला है म्यूकस। ठीक है, कौन सा है, म्यूकस कहाँ से सिक्रेट होता है, ये जीआई म्यूकोसा से सिक्रेट होता है और ये क्या करता है, ये बैरियर बनाता है कहाँ पे, ठीक है, जो अंडरलाइन म्यूकोसा है। ठीक है, और ये एसिड के जो HCl है और पेप्सिन के अटैक से बचाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। इसके बाद है बाइकार्बोनेट जो है इपिथेलियल के द्वारा क्या किया जाता है, गैस्ट्रिक इपिथेलियल के द्वारा, जो जीआई इपिथेलियल है उसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, मोस्टली स्टमक और डिओडिनम से। ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट होता है वो ट्रैप्ड होता है कहाँ पे, म्यूकस में। ठीक है, म्यूकस में ट्रैप्ड रहता है, इसके म्यूकस के लेयर में ट्रैप्ड रहता है। और जैसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, जैसे ही अटैक करने जाता है या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा से टच होता है, तो ये जो इसमें सस्पेंडेड जो म्यूकोसा में जो बाइकार्बोनेट है उसको क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ये पेंक्रियाज से सिक्रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये डिओडिनम के थ्रू ये ल्यूमेन में आता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, स्टमक एसिड को, मतलब HCl को। अब देखते हैं हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक जो
जीआईटी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये स्टिमुलेट करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को। ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और प्रोमोट करता है वेसोडाइलेटेशन, ठीक है। वेसोडाइलेटेशन प्रोमोट करता है और जो यहाँ पे वेसोडाइलेटेशन की वजह से क्या करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। कहाँ, जीआई म्यूकोसा में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसके बाद ये क्या करता है, इसके अलावा ये क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये लेयर फॉर्म करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे और गैस्ट्रिक सेक्रेशन से जो गैस्ट्रिक एसिड है, HCl है, उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड फ्लो। देखिए जो ब्लड फ्लो है वो सफिशिएंट होना है। सफिशिएंट ब्लड फ्लो जो है ये जीआई म्यूकोसा के मेंटेनेंस के लिए, जो म्यूकोसल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है, जो म्यूकोसल जो ब्लड फ्लो है अगर वो रुक जाता है तो क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से सेल इंजरी हो सकता है, जो म्यूकोसा है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है, एडुकेट सफिशिएंट जो ब्लड फ्लो होता है वो एसिड के अटैक से और पेप्सिन के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं एग्रेसिव फैक्टर के बारे में। एग्रेसिव फैक्टर में सबसे पहला है हेलिकोबैक्टर, ठीक है। हेलिकोबैक्टर क्या है, हेलिकोबैक्टर ये ग्राम निगेटिव बेसिलाई है। ये ग्राम निगेटिव बेसिलाई है जो स्टमक और डिओडिनम में पाया जाता है। ये फर्स्टली देखिए 60 to 70% पेशेंट में, ठीक है, ये देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में H. पाइलोरी प्रेजेंट होता है, H. पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। सेकेंड डिओडिनल अल्सर, ठीक है, जो डिओडिनल अल्सर है ये कॉमन देखा गया है किसमें, जो H. पाइलोरी इन्फेक्शन जिन पेशेंट्स में H. पाइलोरी इन्फेक्शन में उनमें देखा गया है कि डिओडिनल इन्फेक्शन जो है, डिओडिनल अल्सर जो है वो कॉमन है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जिन पेशेंट्स में गैस्ट्रिक अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है या डिओडिनल अल्सर है उनके कंपैरिजन में जो H. पाइलोरी होता है नॉर्मल पेशेंट में कम होता है। अब जो थर्ड चीज़ है वो क्या है कि इरेडिकेशन, ठीक है, जो H. पाइलोरी का जो इरेडिकेशन है अगर उसको हम लोग इरेडिकेट कर देते हैं तो अल्सर क्या हो जाता है, हील हो जाता है। फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ ये है कि जो अगर H. पाइलोरी का इन्फेक्शन है अगर उसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं तो बार बार जो अल्सर होने वाला है पेप्टिक अल्सर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो अल्सर होता है वो, क्योंकि जो H. पाइलोरी होता है ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन कराता है, किसका, जो म्यूकस लेयर है उसका। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है अग्रेसिव फैक्टर में वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में थोड़ा सा मैं आप लोगों को NSAIDs के बारे में बता देता हूँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के। जैसे वैसे पूरा जो लेक्चर है वो चैनल पे पड़ा हुआ, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो NSAIDs है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, देखिए इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में एक क्लासिफिकेशन है, कौन सा, एक सेलेक्टिव, ठीक है, सॉरी एक नॉन सेलेक्टिव, कौन सा, एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर। उसके बाद है प्रिफरेंशियल COX-2 और सेलेक्टिव COX-2, ठीक है, सेलेक्टिव COX-2। COX का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कराता है। जो COX होता है, ठीक है, COX जो एंजाइम होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाता है। और आप लोगों को पता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या है, ये एक डिफेंसिव बैरियर है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, डिफेंसिव बैरियर है। ये क्या करता है, सिक्रेट करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट को और
गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है, जो जीआई म्यूकोसा है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब जब हम लोग एनएसएड्स देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स देते हैं, खास करके कॉक्स-1, ठीक है, जब कॉक्स-1 देते हैं तो ये क्या करता है कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो नहीं बन पाता है और जो जीआई म्यूकोसा है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। तो ये क्या है, एक एग्रेसिव फैक्टर है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक, अब क्या देखते हैं, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर होने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी यही है, क्या, गैस्ट्रिक एसिड, मतलब HCl। एसिड काज अल्सर डायरेक्टली बाय इंजरिंग सेल्स ऑफ द जीआई म्यूकोसा एंड इनडायरेक्टली बाय एक्टिवेटिंग पेप्सिन। एक तो डायरेक्टली क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करता है, और इनडायरेक्टली कैसे करता है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करके, जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करके ये क्या करता है, इस HCl का हाइपर सेक्रेशन करवाता है। देखिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स में जो HCl का सेक्रेशन होता है ये इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को मतलब डैमेज कर पाए, लेकिन जो एग्रेसिव फैक्टर जब आ जाते हैं तब गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्या होती है, डैमेज होती है। नेक्स्ट जो है ये है जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम। जो क्या होता है, जो GIT होता है या स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक में एक ट्यूमर होता है, ठीक है, एक ट्यूमर होता है जिसको बोलते हैं, एक ट्यूमर होता है जिसकी वजह से, इस ट्यूमर की वजह से क्या होता है कि HCl का बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है। इस ट्यूमर से HCl का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इस ट्यूमर को बोलते हैं जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होती है, जीआई म्यूकोसा डैमेज होती है। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है और ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। जैसे गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन, ये क्या कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ड्यूओडेनल म्यूकोसा को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्रेसिव फैक्टर है वो है स्मोकिंग। तो आप लोगों में से जो भी स्मोक करते होंगे प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एग्रेसिव फैक्टर है, किसके लिए, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करने के लिए, क्योंकि आपका डे बाय डे क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि जो ये गैस्ट्रिक, जो HCl का जो सिक्रेशन है, जो गैस्ट्रिक एसिड है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है, इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इसको हम लोग समझ गए तो ये समझ जाएंगे बहुत इजीली कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, HCl का सिक्रेशन को कम कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो HCl का जो सिक्रेशन होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, यह है एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रीन और लोकल रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इस फिगर पे, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बोला, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्या बोला, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, और दूसरा गैस्ट्रीन, ठीक है, गैस्ट्रीन, और जो थर्ड है वो क्या है, हिस्टामिन। क्या है, हिस्टामिन, हिस्टामिन। इन तीनों के बारे में हम लोग को समझना है। देखिए, जो एसिटाइल कोलिन है, थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एसिटाइल कोलिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन, देखिए, जो एसिटाइल कोलिन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए,
एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल को ए, ठीक है। एसिटाइल को ए कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और कोलिन कहाँ से आता है? हमारे डाइट से। अब इसमें कोलिन होता है, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम, इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या होता है? एसिटाइल कोलिन होता है। और जो एसिटाइल कोलिन होता है वो कोलिनर्जिक सिस्टम में जिन रिसेप्टर के थ्रू काम करता है उनको बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप के, एक होता है मस्केरेनिक, ठीक है, एक होता है मस्केरेनिक और दूसरा होता है निकोटिनिक। कौन सा होता है? निकोटिनिक। ध्यान दीजिएगा, जो मस्केरेनिक रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। क्या होते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जबकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये होते हैं आयन चैनल्स। क्या होते हैं? आयन चैनल्स। ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं आयन चैनल्स। अब हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वो क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, ये हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सेल के सरफेस पे जब प्रेजेंट होते हैं तो इसका जो आउटर पार्ट होता है ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, और इनर पार्ट से ये एक एंजाइम के थ्रू एक प्रोटीन के थ्रू लीक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन का एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं अल्फा यूनिट। जब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद जो अल्फ़ा है, जो जी प्रोटीन का जो अल्फ़ा यूनिट है वो क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है किसको? एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज को। और ये जो एडिनाइल साइक्लेज है ये एटीपी को, किसको? एटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या करता है? ये प्रोटीन काइनेज ए को, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन काइनेज जो ए है, जो सेल मेम्ब्रेन पे जो कैल्शियम चैनल्स है, ठीक है, इनको क्या करता है? ये ओपन करता है। इनका क्या कराता है? एक्चुअली में इनका फास्फोराइलेशन कराता है, और जो कैल्शियम है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आने लगता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन रहता है कैल्शियम का वो एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है और इंटर सेलुलर कम, इसलिए कैल्शियम कहाँ आने लगता है? सेल के अंदर आने लगता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, मतलब कैल्शियम रिलीज हो रहा है, इतना बस आप लोगों को सोचना है। यहाँ से कैल्शियम कैसे रिलीज हुआ ये समझ लीजिए कोलिनर्जिक सिस्टम में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एसिटाइल कोलिन। देखिए, जो एसिटाइल कोलिन है ये है मस्केरेनिक रिसेप्टर, ठीक है, ये मस्केरेनिक रिसेप्टर है। मस्केरेनिक रिसेप्टर मैं आप लोगों को बता दिया, ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? कैल्शियम, ठीक है, यहाँ से निकलेगा कैल्शियम। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये गैस्ट्रीन है। गैस्ट्रीन क्या करता है? जी रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ये है पेराइटल सेल, डोंट कंफ्यूज, ये है पेराइटल सेल, ठीक है, ये है पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल। और ये गैस्ट्रीन जो है जी रिसेप्टर पे बाइंड करता है। जी रिसेप्टर क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये भी क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। यहाँ पे हो गया कैल्शियम, ठीक है। और इसके अलावा किसकी बात कर रहे थे हम लोग? हिस्टामिन की। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एसिटाइल कोलिन है और गैस्ट्रीन है ये क्या करते हैं कि इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन रिलीज जब होता है तो ये H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है।
पेराइटल सेल में H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जो H2 रिसेप्टर है ये भी क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, कैल्शियम। समझ में आ रहा है, यहाँ से भी कैल्शियम निकलेगा। ये जो कैल्शियम होता है, ये जो वैसे तो देखिए जो हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं H1 H2 H3 H4 ये सब होता है, लेकिन जो पेराइटल सेल पे जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं वो होता है H2 रिसेप्टर। ये जो कैल्शियम होता है ये हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन एटीपीएच को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल के बाहर जाने लगता है और पोटेशियम क्या होता है, अंदर आने लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम अंदर आने लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पोटेशियम तो अंदर ज़्यादा होता है और बाहर मतलब सेल के अंदर ज़्यादा होता है और कम होता है, तो ये बाहर से मतलब कम से ज़्यादा की तरफ कैसे आएगा। इसीलिए देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, यहाँ एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। इसके बारे में अभी छोड़िए। तो जब हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर आता है तो ये क्लोराइड से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, HCl बन गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ये है प्रोस्टेनाइड रिसेप्टर, प्रोस्टेनाइड रिसेप्टर के थ्रू जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक्ट करता है और म्यूकस और बाइकार्बोनेट को रिलीज कराता है। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे अगर HCl के से जो HCl है यहाँ पे अगर इसको हम लोग यहीं पे न्यूट्रलाइज कर दें, ये ल्यूमेन है, ठीक है, ये Gi की ल्यूमेन है, ये Gi की ल्यूमेन है, अगर यहीं पे अगर हम लोग न्यूट्रलाइज कर दें तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर कोई ड्रग हम लोग दे दिए और इसको अगर HCl को न्यूट्रलाइज कर दी तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटासिड। क्या बोलेंगे, एंटासिड्स, एंटासिड्स। और अगर वो ये रिसेप्टर कौन सा है, मस्करिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक में कौन सा है, M1, और इस रिसेप्टर को अगर कोई ड्रग अगर बाइंड कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी मस्करिनिक, क्योंकि ये मस्करिनिक रिसेप्टर है और इस पर कोई ड्रग बाइंड करेगी तो उसको बोलेंगे एंटी मस्करिनिक। सिंपल सा बात है, इतना समझिए, यहाँ पे अगर कोई ड्रग अगर बाइंड कर रही है तो इसके बाद एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा। ये एंटागोनिस्ट का काम सिर्फ इतना ही होता है, क्या होता है, चिपक जाता है बस, और कोई एक्शन शो नहीं होता है इसका, ये सिर्फ चिपक जाता है। एगोनिस्ट का एक्शन होता है, बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है, बट जो एंटागोनिस्ट होता है वो सिर्फ बाइंड करता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन की जगह पे एंटी मस्करिन ड्रग अगर बाइंड कर जाएगी तो कैल्शियम रिलीज, यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटीपीएच क्या होगा, एक्टिवेट होगा, नहीं होगा जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन है गैस्ट्रिक ल्यूमेन में जाएगा, नहीं जाएगा। वैसे ही जो गैस्ट्रीन है, यहाँ पे अगर गैस्ट्रीन जो निकल रहा है जो एक्टिवेट कर रहा है किसको, H2 रिसेप्टर को, ठीक है, H2 रिसेप्टर पे अगर यहाँ पे अगर हम लोग H2 ब्लॉकर दे दें, क्या दे दें, H2 ब्लॉकर या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अगर दे दें तो क्या यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, नहीं होगा, तो हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटीपीएच एक्टिवेट होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो एक तो ये हो गया एंटासिड्स, दूसरा हो गया एंटी मस्करिनिक, और जो थर्ड है वो क्या है, H2 ब्लॉकर, ठीक है, H2 ब्लॉकर या H2 एंटागोनिस्ट। समझ में आ रहा है। देखिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आगे थोड़ा सा और मैं देखूंगा, लेकिन ये था बिल्कुल एक्चुअल जो कोर कॉन्सेप्ट है वो। अब देखिए आगे हम लोग अब देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स। इसमें सबसे पहले क्या हम लोगों ने क्या मैं बताया था कि जो गैस्ट्रिक जो एसिड है, जो HCl को जो डायरेक्ट न्यूट्रलाइज कर देती है उनको हम लोग बोलते हैं एंटासिड्स। अब एंटासिड्स में क्या क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है। इतना चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, दो तीन चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोक्साइड हो गए,
और और एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और एक सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो ये इंजेक्टेबल में आता है, अभी मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज मैं क्या बताया था कि H2 ब्लॉकर। अब देखिए ये जो है ड्रग दैट रिड्यूसेस गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सेक्रेशन को कम करेंगे, वो उसमें क्या क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि ये सेक्रेशन को कम कर रही थी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताया। और अगर मान लीजिए कि कोई अगर ड्रग है और यहाँ पे अगर वो एक्ट कर रही है, इस पंप को ही क्या कर दे रही है, स्टॉप कर दे रही है, ब्लॉक कर दे रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मतलब HCl के जो H+ आयन है, जो प्रोटॉन है, उसको ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। ये चीज़ें हमने छोड़ दिया था, वो भी हमने देख लिया। तो जो H2 ब्लॉकर्स हैं उसमें क्या है, मोस्ट कॉमन देखिए, मोस्ट कॉमन जो है रेनेटिडिन है, इसको तो आपको नहीं बोलना है। इसमें रेनेटिडिन आप लोगों को याद रखना है और सिमेटिडिन, दो चीज़ें याद रखिए। वैसे मोस्टली जो यूज होता है रेनेटिडिन होता है, क्योंकि इसका लेस साइड इफेक्ट होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो जो मोस्ट प्रिमिटिव है, जो सबसे पहले बना था, वो है ओमेप्राजोल। उसके बाद हम लोग देखते रहे इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, डेक्सलैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल। आप लोग को आई थिंक बहुत सारे याद होंगे। और क्या हम लोगों ने देखा था, एंटी मस्केरेनिक, जो मस्केरेनिक रिसेप्टर में जो ड्रग बाइंड कर रहे थे, या एंटीकोलिनर्जिक या एंटी मस्केरेनिक। एंटीकोलिनर्जिक में के अंदर क्या है, एंटी मस्केरेनिक है। तो इसमें क्या था, क्या है, पायरेंजेपिन। पैरेंजेपिन एक ड्रग याद रखिए, जरूरी नहीं है कि सारे के आप लोग को याद रखें, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, उसको ध्यान देना है, ठीक है। टेलेंजेपिन याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जो GI म्यूकोसा के लाइनिंग पे डायरेक्ट जा करके क्या एडेयर हो जाती है, चिपक जाती हैं। उनको बोलते हैं हम लोग अल्सर प्रोटेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव। इसमें क्या है, सुक्राल फेट और बिस्मथ कंपाउंड है। इसमें सुक्राल फेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ अदर ड्रग्स है, कुछ अदर ड्रग्स में कार्बेनोक्सिलोन है और मिसोप्रोटोल है, मिसोप्रोस्टोल है। मिसोप्रोस्टोल क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। और इसके बाद H पाइलोरी ड्रग्स। मैं आप लोगों को बताया कि जो H पाइलोरी इन्फेक्शन होता है बहुत कॉमन होता है, ये देखने को मिलता है गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर पेशेंट्स में। तो H पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए हम लोग देखेंगे एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले एंटासिड, ठीक है। सबसे पहले एंटासिड के बारे में देख लेते हैं। एंटासिड में बता दिया आप लोगों को कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले एंटासिड में जो है, देखिए, एंटासिड्स आर बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। ये बेसिक होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट गैस्ट्रिक ल्यूमन में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इनको बेसिक होना जरूरी है, क्योंकि HCl जो होता है एसिडिक होता है। गिव ओरली दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड एंड रेज द pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ये डायरेक्टली न्यूट्रलाइज करता है और गैस्ट्रिक pH को क्या कर देता है, रेज कर देता है। मतलब 7.35 से 7.45 के ऊपर कर देता है, ठीक है। और इस वजह से पेप्टिक एसिडिटी इज आल्सो रिड्यूस्ड एज पेप्सिन इज एक्टिव ओनली। और इसके बाद क्या करते हैं, ये जो पेप्सिन है, जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, इसके भी एक्टिविटी को क्या कर देता है, डिमिनिश कर देता है। क्योंकि जो पेप्सिन होता है ये बिलो 4 अगर कम रहता है pH, जब बिलो 4 pH रहता है तभी काम करता है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये बहुत रैपिड रिलीफ देता है, ठीक, किसमें, हाइपर एसिडिटी में। ये केमिकली क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कैसे न्यूट्रलाइज करता है, थोड़ा सा रिएक्शंस है, इसके बारे में देखते हैं। लेकिन इसकी थोड़ा सा मतलब इसका डिमेरिट्स ये है कि जैसे ही pH 5 के ऊपर जाता है, 5 के ऊपर जाता है, तो रिबाउंड हाइपर एसिडिटी होती है। रिबाउंड हाइपर एसिडिटी क्या होती है कि गैस जो हम लोग एंटासिड दे रहे हैं उसका एक्शन खत्म होने के बाद फिर से दोबारा क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिबाउंड हाइपर एसिडिटी। अब एक्चुअल में होता क्यों है ये ऐसा, देखिए, जो गैस्ट्रीन होता है, क्या होता है, जो गैस्ट्रीन होता है
जो गैस्ट्रीन होता है इसका काम होता है कि पीएच को कम करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि पीएच को बनाए रखना। और जब हम लोग एंटासिड देते हैं, जब एंटासिड देते हैं तो पीएच कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। लेकिन ये तो परेशान रहता है कि नहीं भाई हमको तो कम करना है, तो ये और रिलीज होने लगता है, रिलीज हो गया, रिलीज हो गया, रिलीज हो गया, और ये पीएच ऊपर जाए ऊपर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, स्टॉप कर दिया, क्या, एंटासिड। जैसे एंटासिड को स्टॉप कर दिया, ये जो गैस्ट्रिक लेवल जो गैस्ट्रीन, जो रेज्ड गैस्ट्रीन है, वो सडन क्या करता है, पेप्सिन को लेवल को बढ़ा देता है, पेप्सिन को लेवल को बढ़ा देता है, और एसिड का सेक्रेशंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से हाइपर एसिडिटी डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिबाउंड हाइपर एसिडिटी। समझ में आ गया। देखिए, तो एंटासिड में दो चीज़ें हैं, सिस्टेमिक है और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जो सबसे मोस्ट कॉमन है, क्या है मोस्ट कॉमन, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट रैपिड एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग है, बहुत कम समय के लिए काम करता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके गैस्ट्रिक ल्यूमन में, GI ल्यूमन में सोडियम क्लोराइड H2O और सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। समझ में आए। और डायरेक्टली क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड को, HCl को। अब बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। इट इज वाटर सॉल्युबल। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है और इंस्टेंटली एक्ट करता है, बहुत ही जल्दी रैपिडली एक्ट करता है। और बट ये क्या है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्टर होता है। देखिए, अगर 1 ग्राम अगर हम लोग क्या दे रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ रहा है। और पीएच क्या कर देगा, एबव द 7, मतलब एसिडिटी के ऊपर, एल्कलाइन कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे ये सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होता है, सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होने की वजह से ये एल्कोलोसिस कॉज कर सकता है, एल्कोलोसिस कॉज कर सकता है। और इसके आप लोगों ने इस रिएक्शन में देखा है यहाँ पे कि CO2 जिसके वजह से निकलता है, जिसके वजह से डिस्टेंशन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, GI डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट और बेल्चिंग और अल्सर फॉर्फोरेशन का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा इसमें एसिड रिबाउंड होता है, मैं बताया रिबाउंड हाइपर एसिडिटी होने का रिस्क रहता है। और एक चीज़ आप लोगों ने और देखा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अगर कोई पेशेंट है, कोई अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या फिर जिसको एडिमा डेवलप हुआ है, अगर रीनल पेशेंट है, तो उसमें ये जो सोडियम है उसमें इसका जो लेवल हो सकता है ये बढ़ सकता है, सोडियम जो लोड है वो बढ़ सकता है। तो इसमें ये प्रोलॉन्ग समय तक नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रहा है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये कैजुअल हार्ट बर्न के लिए ये नहीं दिया जाता है, ये क्विक रिलीफ करता है, क्विक रिलीफ करता है। और ये जो एल्कलाइन यूरिन होता है उसको एसिडिक बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम लोग नॉन सिस्टेमिक, ठीक है। नॉन सिस्टेमिक में क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, देखिए थोड़ा सा रिएक्शंस देख लेते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या करता है, HCl से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O बनाता है। जबकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो HCl से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और H2O का फॉर्मेशन करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब देख रहे हैं, ये क्या है, स्लो एक्टिंग है, क्या है, स्लो एक्टिंग है। और ये क्या करता है, फर्दर स्लो इट्स न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। और इसका जो फूड जो होता है इसके न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है। ये क्या है, स्ट्रिंजेंट, ये स्ट्रिंजेंट एंड डीमल्सेंट। ये क्या करता है, स्ट्रिंजेंट का मतलब ये GI म्यूकोसा को क्या करता है, श्रिंक करता है, क्या करता है, श्रिंक करता है। और डीमल्सेंट का मतलब होता है म्यूको प्रोटेक्टिव, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, GI म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, ये फॉर्म कोटिंग ओवर द अल्सर, ये अल्सर के ऊपर कोटिंग बनाते हैं जिसके वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा
डैमेज नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा जो एल्युमिनियम आयन्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स को क्या कर देते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसके वजह से गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग होती है डिले होती है, और जिसके वजह से इनको देने से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। किसके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया एडवर्स इफेक्ट। अब देखते हैं जो मैग्नीशियम जो साल्ट होते हैं, क्या होते हैं, जो मैग्नीशियम जो साल्ट होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो मैग्नीशियम जो साल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक परगेटिव क्या होते हैं, ये वाटर को इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल को बाहर करते हैं, जिसकी वजह से इनको देने की वजह से माइल्ड डायरिया हो सकता है। तो इस पे ये देख रहे हैं कि एक तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो साल्ट्स हैं ये क्या करा रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन, और जो दूसरा है वो क्या करा रहा है, डायरिया करा रहा है। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये डायरिया है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। अगर कंबाइंड कर दिए तो ये दूसरे के एक अपोजिट काम करेंगे, तो दोनों का जो एडवर्स इफेक्ट है क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, ये जो है मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, एक्वस मतलब वाटर, एक्वस के सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर मिल्क ऑफ है नहीं, मैग्नीशिया अगर कहीं पे टर्म आ रहा है तो समझ जाइएगा क्या है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए एंटासिड का कुछ कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको साथ में हम लोग देते हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इन सारी लाइनों में मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए जो जेलुसिल है, क्या है जेलुसिल, जो जेल होता है वो ज़्यादा क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब होता है अच्छे से जेल। तो जो जेलुसिल लिक्विड होता है और डाइजीन जेल होता है, ये बहुत ही पॉपुलर है। तो इसमें देख लीजिए कॉम्बिनेशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, और डाइजीन जेल में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्सी मेथाइल सोलिलोज। ये क्या है, ये लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेशन का काम करता है, और मेथाइलो साइलोक्सेन। समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। किसके यूजेज के बारे में, एंटासिड के यूजेज के बारे में। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड आर यूज्ड एडजुवेंट इन हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी में इसको हम लोग हेल्प करने के लिए इसको देते हैं। और किस में देते हैं, पेप्टिक अल्सर, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, इसके अलावा और भी गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, इन सारी चीज़ों में हम लोग देते हैं किसको, एंटासिड्स को देते हैं। लेकिन अगर सीवियर केसेस है, अगर पेप्टिक अल्सर अगर सीवियर है तो इस कंडीशन में हम लोग पीपीआई देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इससे काम नहीं चलने वाला, ये भाई साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। H2 ब्लॉक, ये H2 ब्लॉकर के ऊपर भी प्रीफर करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। समझ में आ रहा है। तो देखिए ऑल एंटासिड्स टैबलेट्स शुड बी च्यूड एंड स्वेलो एंड दे डू नॉट डिसइंटीग्रेट वेल इन स्टमक। जो भी अगर हम लोग ले रहे हैं एंटासिड्स का, अगर कोई टैबलेट ले रहे हैं, आप लोगों ने देखा है प्रिपरेशन में यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई हम लोग अगर टैबलेट ले रहे हैं तो उसको अच्छे से क्या करना है, च्यू करना है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। जो जेल होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं टैबलेट के कंपेरिजन में। एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो खाली पेट की दवाइयाँ होती हैं हम लोग क्या देते हैं, जो गैस की दवाइयाँ होती हैं उसको हम लोग देते हैं खाली पेट। लेकिन एंटासिड को हम लोग को खाली पेट नहीं देना है, इतना याद रखिए हमेशा। एंटासिड को कब देना है, 1 डोज गिवेन 1 आवर आफ्टर फूड। हम लोग फूड में, क्योंकि देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पंप पे तो ये काम करता नहीं है, सोडियम पोटेशियम पंप पे तो काम करता है, और ना ही किसी रिसेप्टर पे काम करता है, नहीं मस्करेनिक क्या नहीं H2 रिसेप्टर पे काम करता है। ये तो काम करता है जीआई ल्यूमेन में, ये डायरेक्ट HCl से बाइंड करके इसको न्यूट्रलाइज करता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। समझ में आ रहा है। तो HCl का सेक्रेशन कब होगा, जब फूड हम लोग देंगे। तो जब फूड देंगे उसके बाद जो HCl निकलेगा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को जो डैमेज करने जाएगा, तभी हम लोग दे देंगे, जब फूड के 1 घंटे बाद हम लोग इसको देंगे। ठीक है, 1 घंटे के बाद अगर देंगे तो कितने घंटे, 2 घंटे तक ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके रखेगा।
गिवन ऑन स्टीम स्टमक द इफेक्ट ऑफ एंटासिड रिमेन फॉर अ शॉर्टर पीरियड देन व्हेन गिवन आफ्टर द फूड। अगर हम लोग पहले दे दे रहे हैं तो ये बहुत ही कम समय के लिए काम करेगा, मान के चलिए 30 to 60 मिनट के, लेकिन ऐसे अगर हम लोग खाने के बाद देंगे तो कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए काम कर देगा। मोस्टली जो एंटासिड्स होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग मतलब इसको लेने के लिए डॉक्टर के या फिर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं होती, इनको बोलते हैं हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग इसके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। एंटासिड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आयरन के साथ। टेट्रासाइक्लिन ये क्या है, एंटीबायोटिक है। डिजॉक्सिन क्या है, ये ग्लाइकोपेप्टाइड से। रेनिटिडिन क्या है, H2 ब्लॉकर है। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या है, ये एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड ये भी एंटीबायोटिक है। और किसके साथ, एंटी मैस्केरेनिक के साथ। अभी एंटी मैस्केरेनिक तो मैं आप लोगों को बताया था अभी थोड़ा सा। टू अवॉइड दिस एंटासिड शुड बी टेकन 2 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर अदर ड्रग्स। ये जितनी सारी ड्रग्स हैं उनके 2 घंटे पहले आप दे सकते हैं या फिर 2 घंटे बाद में, इनके देने के बाद 2 घंटे बाद में। अब एक चीज़ देखिएगा, सिमेथिकोन। सिमेथिकोन क्या है, सिमेथिकोन एक एंटी फोमिंग एजेंट है जिसको हम लोग किसके साथ देते हैं, एंटासिड्स के साथ देते हैं सेमेथिकोन। और क्या है, ऑक्सेथाजीन। ऑक्सेथाजीन की ये भी क्या है, एक एंटी फोमिंग एजेंट है। दोनों का अलग अलग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आता है। एक देखिए आता है जो मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड है, म्यूकेन जेल। आप लोगों ने सुना होगा म्यूकेन जेल। म्यूकेन जेल की जो सबसे खास बात है ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। म्यूकेन जेल ऑक्सेथाजीन या ऑक्सीटाकेन, इसको और क्या बोलते हैं, ऑक्सीटाकेन, इसको बोलते हैं ऑक्सीटाकेन। ऑक्सेथाजीन या ऑक्सीटाकेन ये क्या करता है, ये लोकल एनेस्थेटिक है। ये क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। जब एब्डोमिनल पेन होता है, जिसके वजह से जब एब्डोमिनल पेन होता है, जो सेंसरी नर्व होती हैं उनको क्या करता है ये ऑक्सीटाकेन, ये इनको एनेस्थेटाइज करता है। जो सेंसरी नर्व होती हैं, लोकल सेंसरी नर्व होती है जीआईटी में, उनको एनेस्थेटाइज करता है और एब्डोमिनल पेन को कम करता है। तो ये जो प्रिपरेशन है ये देख लीजिए, ये सोलेटासिड में है और ये म्यूकेन जेल में। मोस्ट कॉमनली क्या यूज होता है, ये म्यूकेन जेल, जिसमें क्या है, ऑक्सीटाकेन है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये किसका आता है, फाइजर का आता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये कैसे काम करेगा, समझ में आ गया। अभी पीछे वाला हम लोगों ने बताया था कि इसमें क्या क्या है, सिमेटिडिन है, रेनिटिडिन है, फेमोपिटिडिन है, रोक्साटिडिन है। जो सबसे मोस्ट कॉमन है कौन सा है, रेनिटिडिन। ये क्या होता है, H2 रिसेप्टर पे, ये H2 रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करता है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से सोडियम पोटेशियम आयन जो एटीपेज है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है, एक्टिवेट नहीं हो पाता है और हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर गैस्ट्रिक लूमेन में नहीं जा पाता है और HCl नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा ये अगर कोई गैस्ट्रीन इंड्यूस्ड अगर HCl है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर गैस्ट्रीन इंड्यूस्ड, देखिए क्योंकि गैस्ट्रीन क्या कर रहा था, गैस्ट्रीन GICL पे एक तो काम करके HCl का सेक्रेशन करवा रहा था और दूसरा इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स को एक्टिवेट करके हिस्टामिन रिलीज करवा रहा था। तो अगर कोई गैस्ट्रीन अगर इंड्यूस्ड है तो इसको भी क्या करेगा, हिस्टामिन, ये जो H2 ब्लॉकर्स हैं एंटी हिस्टामिन, ये क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। आप लोगों को पता है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। H2 रिसेप्टर, ये H2 है यहाँ पे, H2 ब्लॉकर्स आर रैपिडली एंड वेल एब्जॉर्ब्ड, अच्छे से क्या होते हैं, वेल एब्जॉर्ब होते हैं। 50% बायोअवेलेबिलिटी, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद जो अमाउंट पहुँचता है कहाँ पे,
ड्रग का अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन वो कितना होता है 50%। बट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये इनकी बैड बात है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है कुछ पार्ट्स का, ठीक है, ड्रग के कुछ अमाउंट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फूड डज नॉट इंटरफियर विद देयर एब्जॉर्प्शन, मतलब इसको खाली पेट दीजिए या ना दीजिए कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमेटिडिन एक्ट्स फॉर 5 to 8 आवर्स, रेनेटिडिन कितने टाइम्स 12 आवर्स। रेनेटिडिन मोस्टली जो यूज होता है कितने टाइम कितने आवर्स काम करता है 12 आवर्स, इसलिए हम लोग इसको क्या दे सकते हैं बीडी दे सकते हैं, 12 आवरली दे सकते हैं। दे आर पार्टली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, पार्सली मेटाबोलाइज होते हैं और किडनी के थ्रू क्या होते हैं एक्सक्रीट होते हैं। इन रीनल इम्पेयरमेंट डोज ऑफ H2 रिसेप्टर शुड बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस करना चाहिए डोज, क्योंकि ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में H2 रिसेप्टर के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। जो H2 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट होते हैं एक्सेप्ट सिमेटिडिन, ठीक है, एक्सेप्ट सिमेटिडिन आर वेल टॉलरेटेड, अच्छे से टॉलरेट होते हैं और इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे डायरिया हो गया या डिजनेस हो गया या मसल पेन हो गया या हेड हो गई, ये बहुत ही कॉमन है, बट ये भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि दे क्रॉस प्लेसेंटा एंड आल्सो सेक्रेटेड इन द मिल्क, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और ये बिस्ट मिल्क के थ्रू क्या करते हैं एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है तो उनमें अवॉइड करना चाहिए क्या फीडिंग, और प्रेगनेंसी में भी क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। सिमेटिडिन का जो एडवर्स इफेक्ट याद रखिए, देखिए सिमेटिडिन ए काज एंड्रोजेनिक इफेक्ट, इससे क्या होता है सिमेटिडिन की वजह से एंड्रोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके वजह से टेस्टोस्टेरॉन ये क्या करता है इनहिबिट करता है किसको टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे इसको बाइंड करके एंड्रोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से गाइनोकोमेस्टिया हो सकता है और डिक्रीज स्पर्म काउंट हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है और लॉस ऑफ लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है, और वुमेन्स में क्या करा सकता है एक्सेसिव लैक्टेशन करा सकता है, जिसको बोलते हैं गैलेक्टोरिया। अब बात करते हैं हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेनेटिडिन की, ठीक है। रेनेटिडिन इज द प्रीफर्ड H2 ब्लॉकर, ये क्या है मोस्टली प्रीफर किया जाता है। इट हैज़ सेवरल एडवांटेज ओवर सिमेटिडिन, इससे बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है। इस क्या क्या एडवांटेज है, रेनेटिडिन एक तो पोटेंट है, बहुत जल्दी काम करता है, लॉन्गर एक्टिंग है, 12 घंटे तक ये काम करता है, जबकि ये तो कम ही काम करता है। इसके अलावा जो सबसे खास बात ये है कि ये इसमें कोई एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, और न ही ये प्रोलैक्टिन को कम करता है, क्योंकि ये तो प्रोलैक्टिन को कम कर दे रहा था, और लेवल एंड प्रोटीन लेवल एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस एस्ट्रोजेन मेटाबॉलिज्म, हैंस नो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जो CNS इफेक्ट कोई नहीं होता, और ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है या जो प्लेसेंटल बैरियर है उसको भी क्रॉस नहीं करता, इसलिए ये मोस्टली प्रीफर किया जाता है, समझ में आया। और ये इस फेमोटिडिन है, सिमिलर है रेनेटिडिन के, लेकिन इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसलिए रेनेटिडिन ज़्यादा प्रीफर किया जाता है फेमोटिडिन के भी कंपेरिजन में, है ना। अब बात करते हैं हम लोग H2 ब्लॉकर्स के क्या यूजेज के बारे में। सबसे पहला जो यूज है वो क्या है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में इसको देते हैं, गैस्ट्राइटिस में देते हैं, और स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर कोई अल्सर है उसमें देते हैं। अगर किसी वजह से अगर स्ट्रेस हुआ है और उसके वजह से अगर HCl का सेक्रेशन अगर बढ़ा हुआ है, एसिडिटी हो रही है, तो उस कंडीशन में देते हैं। जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, ट्यूमर होता है स्टमक में, जिसके वजह से HCl का सेक्रेशन बहुत ह्यूज अमाउंट में निकलता है, और इस कंडीशन में भी हम लोग देते हैं। लेकिन इसमें भी H2 ब्लॉकर के ऊपर क्या प्रीफर करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके अलावा जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं इनको दिया जाता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि जब भी अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और सेंसेशन दोनों होता है। जब ये होता है
तो अगर गैस्ट्रिक कंटेंट जो HCl का सेक्रेशन है वो आ सकता है रिवर्स बैक में, और वो ट्रैकिया में जा सकता है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन हो सकता है और जो रिस्पायरेटरी म्यूकोसा है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए एनेस्थेसिया से पहले, जनरल एनेस्थेसिया से पहले हम लोग क्या देते हैं, H2 ब्लो कर देते हैं, या PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं। GI plus H2 blocker may be used as alternative to PPI in mild gastroesophageal reflux disease। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो है एंटीपेप्टिक अल्सर जो ड्रग्स हैं उनकी बात करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बहुत सारा आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें से जो मोस्ट प्रिमिटिव है, जो सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी हुई, वो है ओमेप्राजोल। तो ओमेप्राजोल के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम लोग, उसके बाद डिटेल में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो ओमेप्राजोल के बारे में देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा बहुत एक चीज़ें मतलब प्रोसेस में है। देखिए, ओमेप्राजोल अगर हम लोग देते हैं तो ये पैराइटल सेल में जाने के बाद क्या होता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। पैराइटल सेल में जाने के बाद ये एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद ये एक्टिवेट होकर के सल्फेनिक एसिड से सल्फेनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटीपेज से कोवेलेंट बांड बना करके इससे बाइंड कर जाता है और इस पंप को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब कि H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन गैस्ट्रिक लूम में नहीं आ पाता और क्लोराइड से बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इतनी सी बातें, ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही सारी चीज़ें हैं जो हमने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ पहले भी और अभी भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब वही एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। ठीक है, जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ओरली दिया जा सकता है और ये इंटेरिक कोटेड, ठीक है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में दिया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज अगर हमको देना है, किसमें हमको चाहिए, अगर डिओडिनल अल्सर हुआ है, अगर डिओडिनल अगर अल्सर हुआ है और यहाँ पे अगर हम लोग दे रहे हैं और यहाँ पे गैस्ट्रिक रीजन है, ये तो HCl के द्वारा पहले क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसलिए जो कोटिंग होती है, जो एंटेरिक कोटिंग जो होती है कैप्सूल्स की या जो टैबलेट्स की है, वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो अब बात करते हैं PPI। देखिए एक चीज़, PPI आर लिपिड सॉल्युबल। आप लोगों को पता है अगर कोई भी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल हो गई तो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, यहाँ सेल मेम्ब्रेन किसको क्रॉस करेगी, पैराइटल सेल, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्रॉस करके कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर पैराइटल सेल में, वहाँ पे गेट्स रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जो PPI है लिपिड सॉल्युबल है और ये अच्छे से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर द इंटेरिक कोटिंग इज डिजॉल्व, जो इंटेरिक कोटिंग है वो डिजॉल्व हो जाती है। द प्रो ड्रग रीचेज द पैराइटल सेल कैलिकुलाई बिकॉज इट इज़ एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर होता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कैलिकुलाई में जाकर ये पहुंच जाता है। समझ में आ रहा? देखिए जो ओमेप्राजोल होता है ये हाईली प्रोटीन बाउंड होता है। अगर कोई भी ड्रग अगर ज़्यादा प्रोटीन बाउंड करेगी, अगर प्रोटीन बाउंड अगर उसका ज़्यादा होगा तो और जो फ्री ड्रग रहेगी वो तो एक्ट कर जाएगी, लेकिन जो बाउंड ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी जैसे जैसे प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कितना होता है, 2 to 3 डेज होता है, 2 to 3 डेज होता है। और जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, 1 to 2 आवर्स होता है। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा साइटोक्रोम P450 के द्वारा होता है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म नहीं पता है तो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो वीडियो उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, फूड इंटरफेयर करता है, एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ध्यान देना है। देखिए फूड इंटरफेयर करता है इसके एब्जॉर्प्शन को, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते थे, 1 घंटा पहले देते हैं। PPI को 1 घंटा पहले देते हैं, जबकि जो एंटासिड है तो उसको 1 घंटे बाद में देते हैं। खाने से 1 घंटा पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को देते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं
क्योंकि देखिए अगर हम लोग 1 घंटे पहले अगर दे दिए क्या प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर अगर एक हम लोग पहले दे दिए तो इसका जो लेवल होगा पीक लेवल पे पहुंच जाएगा और उसके बाद हम लोग फूड देंगे और जैसे एक्टिव होगा ये अच्छे से क्या कर देगा उससे बाइंड करके हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एटीपीएस से बाइंड करके HCl के सिक्रेशन को कम कर देगा। ये 20 mg में आता है और 40 mg में आता है। OD देते हैं हम लोग, इसको खाली पेट दिया जाता है। ठीक है, ओमेज इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो क्या है, ओमेज। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, ओमेप्राजोल के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ओमेप्राजोल एंड अदर PPI आर वेल टॉलरेटेड एंड आर लार्जली सेफर ड्रग। मोस्टली क्या होते हैं, सेफर ड्रग माने जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एसिड सप्रेशन में अलाउ बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ इन द स्टमक रिजल्टिंग एसिड इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आप लोगों को पता है कि जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया को किल भी करता है। तो अगर इसको हम लोग पहले ही सप्रेस कर देंगे जिसके वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है उसमें जो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, जिसके वजह से GI इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा इसमें डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, आर्थ्रेल्जिया, ज्वाइंट पेन, रेसेस। लेकिन ये बहुत सारी कॉमन, मतलब बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। और आप लोगों को पता है कि एक चीज़ और होती है, देखिए जो लॉन्ग टर्म अगर यूज करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बिकॉज एसिड इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म, नेसेसरी फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए HCl का जो सिक्रेशन होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत अगर लंबे समय तक दिया जाए तो इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स रिसीव PPI फॉर अ लॉन्ग टाइम नीड टू चेक द कैल्शियम लेवल एंड बोन डेंसिटी एज दे मे हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क हो सकता है। गैस्ट्रिन लेवल ड्यू टू इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसको बोलते हैं रिबाउंड गैस्ट्रिक एसिडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं लैंसोप्राजोल। ये नेक्स्ट प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है। क्या है, लैंसोप्राजोल है ये, और डेक्सलैंसोप्राजोल, ये एनांसियोमर है डेक्सलैंसोप्राजोल, इसका किसका, लैंसप्राजोल का। जो लैंसोप्राजोल होता है वो मोस्टली प्रीफर करते हैं हम लोग का पेडियाट्रिक एज ग्रुप में। इसका जो मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड आता है लेंजोल जूनियर का नाम से आता है। ठीक है, लेंजोल जूनियर का नाम से आता है, जो हम लोग पेडियाट्रिक में एज ग्रुप में देते हैं। ये कितना दिया जाता है, 15 to 30 mg OD। अब बात करते हैं जो मोस्ट कॉमनली जो मार्केट में यूज होता है, जिसको हम लोग पेंटॉप, पेन40, पेन-डी, जिसमें डोमपेरिडोन के साथ आता है, वो होता है पेंटोप्राजोल। इज मोर एसिड स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा एसिड स्टेबल होता है, HCl से ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है। हायर ओरल बायोअवेलेबिलिटी, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। और इंट्रावेनो, इसके अलावा जो इसके IV फार्मूलेशन है वो भी अवेलेबल है। लेंसोप्राजोल का भी अवेलेबल है। ठीक है, रेबिप्राजोल का भी अवेलेबल है, इसोमेप्राजोल का भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पेंटाप्राजोल 40 mg में आता है, वही खाली पेट देते हैं। एंटीकोटिक टैबलेट में आता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट टैबलेट में भी आजकल आ रहा है। गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट टैबलेट मतलब HCl का सिक्रेशन उस पर नहीं हो, HCl के सिक्रेशन के वजह से वो डैमेज नहीं होता है। रेबिप्राजोल ये 20 mg में आता है। इसोमेप्राजोल ये 40 mg में आता है। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसके यूजेज के बारे में, किसके, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स के यूजेज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यूजेज बिल्कुल जैसे H2 ब्लॉकर में हम लोगों ने देखा था, लगभग बिल्कुल ही सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सीवियर कंडीशंस है तो क्या प्रीफर करना है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर प्रीफर करना है। तो पेप्टिक अल्सर में इसको दिया जाता है कि दिया जाता है इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डेड टू H2 ब्लॉकर। अगर H2 ब्लॉकर से अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट, तो उसमें कंडीशन में क्या देते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर देते हैं। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स आर अस फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट अल्सर हीलिंग एंड पेन रिलीफ। मोस्ट डिवोडिनल अल्सर
जो ड्यूडेनल अल्सर होता है 4 to 6 वीक में क्या हो जाता है, हील हो जाता है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है कभी कभी इसमें कितना टाइम लगता है, 6 to 8 वीक में। गैस्ट्रिक जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग अल्सर पेशेंट्स रन द रिस्क फॉर रीब्लीडिंग। अगर कोई गैस्ट्रिक अगर अल्सर ब्लीडिंग पेशेंट है तो उसमें जो डोज होता है वो थोड़ा हाइयर होता है। उसमें जो 5 to 7 डेज 40 mg BD 5 to 7 डेज दे सकते हैं किसको, जो ब्लीडिंग है उसको कम करने के लिए या इसको रिस्क को कम करने के लिए। ये इसको कैसे दिया जाता है, ये इन्फ्यूजन के थ्रू चलाया जाता है। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देते हैं हम लोग, 5 to 7 डेज तक कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन दिया जाता है, स्लो। इसके अलावा GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, कितना, 6 to 8 वीक्स तक। सिम्टोमेटिक पेशेंट विथ सिम्टोमेटिक डिजीज, अगर कोई सिम्टोमेटिक डिजीज है, अगर अल्सर नहीं है, अगर कोई सिम्टोमेटिक डिजीज भी है जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अगर अल्सर नहीं है तो भी दिया जाता है। डिस्पेप्सिया में भी दिया जाता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर प्रीफर्ड फॉर नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। अगर नॉन अल्सर अगर डिस्पेप्सिया है तो उसमें क्या देंगे, H2 ब्लॉकर देंगे। लेकिन अगर अल्सर वाली अगर डिस्पेप्सिया है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे। ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ड्रग इंड्यूस्ड है अल्सर्स हैं, खास करके किसके द्वारा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस्ड क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। उस टाइम खास करके जो क्या बोलते हैं, उस टाइम खास करके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये प्रीफर चॉइस होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी है तो उस टाइम उसको नहीं देंगे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इफ़ द NSAIDs is stopped, PPI may given for 4 to 6 week and withdrawn after the ulcer heal। अगर कोई NSAIDs है, अगर उसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है, अगर स्टॉप कर दिया जाए, PPI may be given, PPI 4 से 6 हफ्ते तक देना है, समझ में आ रहा है। विड्रॉन आफ्टर द अल्सर हील, और तब विड्रॉ करना है जब अल्सर हील हो जाए अच्छे से, ठीक है। H पाइलोरी रेजिम में भी इसको साथ में देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, गैस्ट्रियोमा, अगर कोई गैस्ट्रियोमा है, गैस्ट्रिक ट्यूमर है और उसका सर्जिकल रिमूवल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कौन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI। अब बात करते हैं मेस्केरेनिक एंटागोनिस्ट। मेस्केरेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये पेराइटल सेल पे जो मेस्केरेनिक रिसेप्टर होते हैं, M1 रिसेप्टर, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उनको एक्टिवेट होने से बचाते हैं और इस सेल के सेक्रेशन को कम करते हैं। इसमें क्या है जो मोस्ट कॉमन है, पायरेंजेपिन, इनको बोलते हैं एंटी सेक्रेटरी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, इट आल्सो इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रीन, लेकिन ये गैस्ट्रीन को सेक्रेशन को भी रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ म्यूकस और बाइकार्बोनेट को भी इनहिबिट करता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक म्यूकस है और बाइकार्बोनेट है ये दोनों लेयर बनाते हैं और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, CNS पे कोई इन्फेक्ट नहीं होता है, जैसे कि एट्रोपिन में होता है। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन भी सेम रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है। लेकिन इसमें ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, इसका CNS इफेक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन पैरेंजेपिन का नहीं होता। लेकिन जो एंटीकोलिनर्जिक जो साइड इफेक्ट्स है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो इनहिबिट करता है, जो उसके वजह से क्या होता है, जो जितने भी बॉडी के सेक्रेशन से वो क्या होते हैं, कम हो जाता है, जिसके वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो इसको पैरेंजेपिन को एडजुवेंट के रूप में करते हैं हम लोग PPI के साथ में, कभी कभी H2 ब्लॉकर के साथ में इसको साथ में देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अल्सर प्रोटेक्टिव्स के बारे में। अल्सर प्रोटेक्टिव्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सुक्रोल फेट। सुक्रोल फेट ये साल्ट होता है सुक्रोज का, और सल्फेट होता है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का।
अगर कोई भी एसिडिक मीडियम होता है, जब पीएच अगर 4 से कम होता है या वाटर होता है, तो ये सुक्राल फेट क्या होता है, ये पॉलीमेराइज हो के क्या करता है, एक स्टिकी बिस्किट लिक्विड बनाता है और ये जो ल्यूमेन है उससे एडेयर हो जाता है और जो अल्सर है उससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को एसीएल के अटैक से बचाता है। इट रिमेन्स और ये चिपका रहने तय कब तक चिपका रहता है, कब तक स्टिक रहता है, 6 आवर तक। ठीक है, 6 आवर ये फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है और प्रोटेक्ट करता है एसीएल से और पेप्सिन से। इसके अलावा इसकी और ख़ास बात यह है कि स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को म्यूकोसा में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को और प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, ऐसे ये प्रोटेक्ट करता है अल्सर को। ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो सुक्राल फेट होता है एब्जॉर्ब नहीं होता है और ये एक्सक्रीट हो जाता है और ये अच्छे से टॉलरेट भी हो जाता है, फीकल मैटर के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब ये बात करते हैं, जो सुक्राल फेट होता है इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर एंड ब्लीडिंग इज क्रिटिकली इल पेशेंट। अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट्स है तो उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग हो रही है या बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर कोई बेड रीडन पेशेंट्स है, जैसे आईसीयू पेशेंट्स है, तो उस कंडीशन में ये दिया जाता है। इसका जो डोज होता है 1 ग्राम 1 आवर बिफोर ईच मील, खाने से 1 घंटे पहले कितना, 1 ग्राम। इसके बाद एट बेड टाइम फॉर 4 to 8 वीक्स, 4 to 8 वीक्स तक दिया जाता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज होता है, मेंटेनेंस डोज मतलब रिकरेंस को कम करने के लिए, दोबारा ना हो इसलिए कितने देते हैं, 1 ग्राम बीडी फॉर 6 मंथ टू प्रिवेंट रिकरेंस। ठीक है, इसका जो अल्ट्रा फेट आता है 1 ग्राम टैबलेट इसका आता है। इसके अलावा जो सुक्राल फेट होता है ये हेमोराइड्स और एनल फीसर में भी लिग्नोकेन के साथ में टॉपिकल यूज में काम में आता है। अब बात करते हैं बिस्मथ साल्ट। बिस्मथ साल्ट क्या होता है, ये कोलाइडल बिस्मथ होता है। ठीक है, क्या करता है, और ये चिलेटिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, ये चिलेटिंग प्रोटीन होता है, ये भी क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा फेज और एचसीएल के सेक्रेशन और एचसीएल का जो अटैक है उससे प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ अदर ड्रग्स में क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन में सबसे मोस्ट कॉमन है मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, मिसोप्रोस्टोल जो है 200 माइक्रोग्राम क्यूआईडी इसको देते हैं। ये स्पेशली कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जब एनएसएड इंड्यूस्ड अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो उस कंडीशन में। लेकिन ये प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यूटेरोटॉनिक्स है ये। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी, जो लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी में बता चुका हूँ कि गैस्ट्रिक एसिड या ड्यूओडेनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर में, इनमें जो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या होता है, एच पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है कहाँ, स्टमक में। इन्फेक्शन विथ एच पाइलोरी इज एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोड्यूओडेनल डिजीज इंक्लूडिंग गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर। इट आल्सो ब्राट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकरेंस ऑफ, बार बार अगर कोई पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। और ये मेजर रिस्क फैक्टर है किसके लिए, स्टमक कैंसर के लिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसका रिजीम क्या है। ठीक है, जो एच पाइलोरी का रिजीम 1 वीक का जो रिजीम है उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन जो फर्स्ट रिजीम है। ठीक है, फर्स्ट रिजीम सेकेंड रिजीम दोनों में से कोई एक ही देंगे 1 वीक तक। क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, ये मैक्रोलाइड है। ठीक है, मैक्रोलाइड्स है। मेट्रोनिडाजोल एंटी एमीबिक है। क्या है, एंटी एमीबिक या एंटी एमीबिक या एंटी एनएरोबिक। एमॉक्सिसिलिन आप लोगों को पता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में एमॉक्सिसिलिन है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में ये पेनिसिलिन में क्या, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। अगर जिसको नहीं पता है, वीडियो नहीं देखे हैं एंटीबायोटिक वाला, तो जाकर के चैनल चेकआउट कीजिए या चैनल पे विजिट कीजिए। तो ये है, और 2 वीक रिजीन में वही सारी चीज़ें हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन है, बस डोज थोड़ा सा डिफर कर जाता है। ठीक है, लेकिन चीज़ें वही हैं। क्या क्या है, मैक्रोलाइड्स
और एंटी किया, एंटी प्रोटोजोवल या फिर एंटी एनोरिक और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।